हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और यहाँ पे जो हमारी तैयारी होती है वो यूजीसी नेट और सेट के जो भी एग्जाम्स हैं वो आपकी किसी भी स्टेट का सेट का एग्जाम हो वो तैयारी यहाँ से कवर होती है। पेपर 1 के लिए और पेपर 2 एजुकेशन की होती है। जिन बच्चों का एजुकेशन सब्जेक्ट है वो भी यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे 2018 से लेकर 2023 तक। ठीक है, तो जो एमपी सेट में 2018 में क्वेश्चन आए थे वो यहाँ पर लिए गए हैं और साथ ही कुछ नेट के भी क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, क्योंकि आपने देखा है यूजीसी नेट और सेट का जो सिलेबस है सेम है, बस क्वेश्चन के लेवल में फ़र्क होता है। ये मैंने हर बार आपको बताया है कि जो नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो लेंदी होते हैं और थोड़ी शब्दावली भी कठिन होती है, लेकिन सेट के एग्ज़ाम में क्या होता है, सीधे साधे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होते हैं, है ना। तो ये आपके लिए आसान होते हैं। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट बेस्ड, मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हुए करिए। ठीक है, ताकि चाहे नेट का एग्ज़ाम दें या सेट का दें, क्योंकि सेट का एग्ज़ाम देंगे तो आप उस स्टेट के लिए एलिजिबल होते हैं और नेट का होता है तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों ही एग्ज़ाम आप क्लियर करिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में टीचिंग और रिसर्च के क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा हैं। ठीक है, वो नेट और सेट दोनों के लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये एमपी सेट 2018 में जो क्वेश्चन आए थे ये कुछ क्वेश्चन हैं। तो इसमें देखिए पूछा गया था शिक्षण प्रभावकारिता। ठीक है, अफेक्टिंग टीचिंग की बात कर रहा है। शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक प्रबल कारक क्या है। शिक्षण प्रभावकारिता से मतलब क्या है, इफेक्टिवनेस से बात हो रही है ना। इफेक्टिव से मतलब क्या होती है, टीचिंग कितनी इफेक्टिव है ना। क्लासरूम टीचिंग जो है वो कितनी इफेक्टिव है, कितना इंटरेक्शन उसमें इन्वॉल्व है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। उम्र से यहाँ मतलब नहीं होता है, ठीक है, इसको आप काट सकते हैं। जेंडर से भी कोई मतलब नहीं होता है। सामग्री, यहाँ टीचिंग एड्स होना चाहिए। ठीक है, तो टीचिंग एड्स का यूज़ हम किस तरह कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, व्यावसायिक दक्षता, प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन्स। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है टीचिंग एड्स। अगर टीचिंग एड्स आपके पास हैं, काफ़ी सारे हैं, लेकिन सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं है तो टीचर के लिए क्या हो जाता है, ये जो है इतना मीनिंगफुल नहीं रह जाता है। टीचर के लिए ज़रूरी क्या होता है कि उसके पास सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ पढ़ाने का ढंग हो, टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, क्लासरूम टीचिंग को इंटरेक्टिव बनाती हैं, इफेक्टिव बनाती हैं। ठीक, तो और नेट के एग्ज़ाम में भी आपका सामाजिक सक्षमता से जो है क्वेश्चन आया था, तो नेट के भी आप लोग देख लीजिए, जो भी आपके पास टाइम है तो वहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं या कंटेंट, आपको मेन चीज़ तो फोकस करिए कंटेंट समझने के लिए। ठीक है ना, कंटेंट आपका क्लियर रहेगा, क्वेश्चन कोई सा भी आएगा तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा है स्मार्ट कक्षा सुविधा का उपयोग निर्भर करता है। स्मार्ट कक्षा से मतलब है जहाँ पर आप ऑनलाइन जो है मोड का यूज़ करते हैं, ऑनलाइन। ठीक है, आपके सिलेबस में ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, है ना, ये चीज़ें हैं तो सिलेबस में दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, स्मार्ट कक्षा सुविधा का उपयोग किस पे निर्भर करेगा, कंप्यूटर साक्षरता पे। ठीक है, जितना आप कंप्यूटर के बारे में या आप डिजिटली जितना चीज़ें जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का जितना अच्छा यूज़ करना जानते हैं, तो वहाँ पर स्मार्टली आप जो है क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे उम्र से, साक्षरता से, कंप्यूटर से फ़र्क नहीं पड़ता है, कंप्यूटर लिटरेसी से ज़रूर फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट आप देखिए, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं। स्वतंत्र चर कहाँ होगा, तो यहाँ पर देखिए जिसमें कि स्वतंत्र चर पे ही हम वेरी कर सकते हैं चीज़ों को, मतलब इसी पे ही कोई चीज़ भी हमें मैनिपुलेट करना होता है तो यहाँ पर ही की जाती है और इसी का प्रभाव आश्रित चर पे पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ये होता है आपका प्रयोगात्मक समूह में, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। वेरिएबल्स क्या होते हैं, चर जो कि वेरी करता है, जिसको कि मेज़र किया जा सकता है। ठीक है ना, तो इस तरह से स्वतंत्र चर, आश्रित चर, ये सारे चर होते हैं। चरों के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आप लोग देखना चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कराते समय हम बहुत ज़्यादा डीप में यहाँ डिस्कशन नहीं करते हैं। ठीक है, जहाँ पे मुझे लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पूरा बताऊँगी। कोई नई चीज़ आती है, कोई नया कॉन्सेप्ट है, वो आपको पूरा बताया जाएगा। बाकी चीज़ें जो मुझे लगता है आपने पढ़ी हैं तो वो हम यहाँ पर हल्का फुल्का ही करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, शोध डिज़ाइन निरूपित है। रिसर्च डिज़ाइन इज कैरेक्टराइज्ड एज, कैसे कैरेक्टराइज है, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन आपकी इसमें
आपकी एक्सप्लोरेशन भी होती है ना, डायग्नोसिस होती है। एक्सप्लोरेशन मतलब खोज, ठीक है। पहले तो आप किसी चीज़ का खोज ही करते हैं, है ना। खोज मतलब समस्या को हम फाइंड आउट करते हैं, जब प्रॉब्लम होगी तभी तो आप रिसर्च के लिए आगे बढ़ेंगे। तो खोज होती है, उपचार भी होता है, डायग्नोज किया जाता है, और फिर आपका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दिस सभी सही हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका ठीक हो गया। ये सारे आप जो है ऑप्शन रिसर्च डिज़ाइन को फॉर्मुलेट करते समय ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए, एक अनुसंधानकर्ता प्राकृतिक आपदा मतलब नेचुरल डिजास्टर की बात कर रहा है और उस संदर्भ में घटित होने वाले व्यवहारों के मध्य संबंधों का अध्ययन करता है। ये किस प्रकार के अनुसंधान का उदाहरण है? अब देखिए, इसमें कॉज और इफेक्ट की बात कर रहा है ना, जिसमें घटित होने वाले व्यवहार के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। मतलब यहाँ पर आपका नेचुरल डिजास्टर है एंड द बिहेवियर्स दैट अकर इन दैट कॉन्टेक्स्ट, उस परिस्थिति में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? क्या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की हो रही है, या एक्सपेरिमेंटल की हो रही है, या सिमुलेशन की हो रही है? तो यहाँ पर देखिए बात हो रही है सहसंबंधात्मक अनुसंधान की, को रिलेशनल, यहाँ पर को रिलेशनल रिसर्च की बात होती है। सहसंबंध में क्या होता है कि दो चरों के बीच संबंध निकाला जाता है, ठीक है। दो चरों से मतलब होता है कि ये चर आपके क्या होते हैं, एक साथ भी वैरी कर सकते हैं, या एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका देखिए यहाँ पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कोरिलेशन दो तरीके का होता है। यहाँ देखिए, एक कोरिलेशनल जो डिज़ाइन होती है, एक सहसंबंधी अनुसंधान डिजाइन शोधकर्ता द्वारा उनमें से किसी को नियंत्रित या हेर फेर किए बिना दो चरों के बीच संबंधों की जांच करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स होने चाहिए, विदाउट द रिसर्चर कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिंग, मतलब ना उसको कंट्रोल करना है ना मैनिपुलेट करना है, कोई हेर फेर नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर इनके बीच जो है संबंधों की जांच की जाती है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कोरिलेशन जो है क्या होता है, संबंध जिसकी बात की जा रही है, लेकिन इसके बारे में देख लीजिए कि कोरिलेशनल रिसर्च क्या है। तो ये एक क्या है, ये एक नॉन एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ठीक है। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव ये दो आपने पढ़ा ही होगा। क्वालिटेटिव मतलब गुणों के आधार पर, क्वांटिटेटिव मतलब परिमाण के आधार पे होती है ना बात। तो हम यहाँ पर कोरिलेशनल रिसर्च की बात कर रहे हैं, जिसमें कि दो चरों के बीच संबंध निकाला जाता है। तो इसमें भी आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च कोरिलेशन होता है और क्वांटिटेटिव कोरिलेशन होता है, ठीक है। क्वालिटेटिव जो कि गुणों के आधार पे होगा, तो इसमें आप देखिए लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है। लीनियर में मतलब आपका कुछ ऐसे ग्राफ आएगा, और नॉन लीनियर में मतलब कुछ भी हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो नॉन लीनियर किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी तरह का कर्व हो सकता है ना। तो ये होता है आपका क्वालिटेटिव कोरिलेशनल, जिसमें कि गुणों के आधार पर बात की जाती है। वहीं पे अगर क्वांटिटेटिव कोरिलेशन की बात करें तो इसमें तीन तरह के होते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। अब इसमें देखिए पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कोरिलेशन, किसमें? क्वांटिटेटिव कोरिलेशन में। पॉजिटिव में क्या होगा? धनात्मक, जिसको धन संबंधी कहेंगे। तो धनात्मक में क्या होता है, एक वेरिएबल में परिवर्तन करने पर दूसरे चर में भी वैसा ही परिवर्तन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये एक चर में परिवर्तन किया गया तो उसी के जैसा दूसरे में भी परिवर्तन होगा, ठीक। नेगेटिव में क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है। जैसे कि एक चर में अगर परिवर्तन किया गया, एक चर अगर बढ़ रहा है तो दूसरे का क्या होगा, उसकी क्वालिटी मतलब उसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, घटता हुआ आएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोनों वेरिएबल में फर्क आएगा नेगेटिव कोरिलेशन में। जीरो कोरिलेशन क्या होता है, चरों के बीच संगत संबंध का पता नहीं लगता है। तो जो जीरो वाला होता है उसमें 0.00 ऐसे आती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इसका जो परिमाण आता है इस तरह से आता है। कोई भी कोरिलेशन का यहाँ पता नहीं लगता है, जीरो कोरिलेशन है, ठीक है ना, पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन से आपके नेट में भी सवाल आते हैं और यहाँ पर भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप देखिए, तो इतनी चीज़ें आपको अगर समझ में आ गई हैं तो लाइक करिए वीडियो को। अब देखिए, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ आर ए टाइप ऑफ, तो लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल आपकी ये दो डेवलपमेंटल स्टडीज़ होती हैं, ठीक है। डेवलपमेंटल से मतलब होता है विकासात्मक अध्ययन, है ना। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ है ये भी क्या है, डेवलपमेंटल स्टडीज़ होती है। अब इसमें होता क्या है, एक होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल जो कि लॉन्ग में चलती है ऐसे, ठीक है। एक होती है क्रॉस सेक्शनल, ये दो अप्रोच होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, इस पर एक ही समय में इसका भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं इसका। ये मान लीजिए क्लासरूम है, उसमें ये सारे स्टूडेंट हैं, ये भी स्टूडेंट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल। अब इसमें क्या होगा कि ये जो टीचर है
एक ही समय में सबका यहाँ ऑब्जर्वेशन कर सकता है, ठीक है, किसने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, किसने नहीं किया है। तो एक ही क्लासरूम में हम यहाँ पर एक ही समय में यहाँ पर अलग अलग बच्चों का यहाँ पे ये कर सकता है। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, ये लंबा प्रोसेस होता है और यहाँ पर एक ही व्यक्ति का, ठीक है, यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों का हो रहा है, ये क्रॉस सेक्शनल है, ठीक है, और यहाँ ये लॉन्गिट्यूडनल है। इसमें जैसे कि एक ही व्यक्ति की केस स्टडी हमें करनी है, उसकी बीमारी का अध्ययन पता करना है कि ये आपकी ये जेनेटिक है या नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ पर एक ही व्यक्ति है और इसका वो रिसर्च करता रहेगा काफ़ी लंबे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड यहाँ पर ज़्यादा होता है, एक ही व्यक्ति का काफ़ी दिन तक वहाँ पे स्टडीज़ होती रहती है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है, ये क्रॉस सेक्शनल हो जाता है, ठीक है। ये दो अप्रोच यहाँ पर रिसर्च में यूज़ किए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल। लॉन्गिट्यूडनल को ऐसे याद रखिएगा, किसी भी एक व्यक्ति पर, एक संस्था पर या किसी पर भी हो सकता है, ठीक है। तो एक कोई भी टीम हो सकती है। और यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल में एक ही समय में, पर्टिकुलर समय में आप डिफरेंट व्यक्तियों का, बहुत सारे लोगों का एक साथ कर सकते हैं, है ना। ये फ़र्क, मेन जो फ़र्क है ये है। बाकी मैंने आपका इसमें भी करवा रखा है, तो आप लोग वो सारी वीडियोस देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रिसर्च रिपोर्ट का प्रकार नहीं है। अब रिसर्च रिपोर्ट जब बनाई जाती है तो उसमें क्या होता है, थीसिस होती है, डिसर्टेशन होती है, ठीक है, रिसर्च पेपर भी होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, सेमिनार भी होती है। टेक्स्ट बुक ऑफ ए सब्जेक्ट यहाँ पर ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ आप जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा ना, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर नहीं पूछ रहा है ना, तो इस चीज़ को, इस वर्ड को ज़रूर ध्यान रखिएगा, नहीं आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक से कोई मतलब नहीं होता है, रिसर्च रिपोर्ट में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, है ना। तो ये हो गया आपका। यहाँ देखिए, शिक्षक का ज्ञान जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है, तो शिक्षक का ज्ञान जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है ना। तो नॉलेज, जो टीचर को, नॉलेज ऑफ द टीचर दैट अफेक्ट्स टीचिंग पोटेंट्स, है ना। तो ये कौन सा होता है, क्या अफेक्टिव होता है, भावात्मक, क्या उसकी भावनाओं से काम आता है यहाँ पर, ये भी नहीं होगा। संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक मतलब बुद्धि से संबंधित होता है। क्रियात्मक क्या है आपकी, यहाँ पे कोनेटिव, या इसी को कहीं कहीं साइकोमोटर भी लिखा है ना। ये देखिए साइकोमोटर है और ये कोनेटिव क्रियात्मक, है ना। तो यहाँ पर देखिए मनोगत्यात्मक, जिसमें कि शारीरिक मांसपेशियाँ काम आएंगी, है ना। क्रियात्मक जो क्रियाशीलता से मतलब होता है। तो शिक्षक के ज्ञान की बात कर रहा है, नॉलेज की बात कहाँ से आएगी, संज्ञानात्मक क्षेत्र से आएगी, है ना। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आपने पढ़ा है, 3 डोमेन्स पढ़े हैं ना, वही चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना। कोग्नेटिव और एफेक्टिव, कोग्नेटिव मतलब भावात्मक, संज्ञानात्मक, और ये है मनोचालक, है ना, मनोगत्यात्मक या साइकोमोटर। एफेक्टिव, कॉग्नेटिव और साइकोमोटर, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से ही ये क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर शोध समस्या की पहचान में शामिल है। तो यहाँ पर देखिए शोध समस्या में क्या क्या चीज़ें आती हैं। रिसर्च प्रॉब्लम की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें देखिए सिलेक्शन ऑफ द एकेडमिक एरिया और डिमार्केशन मतलब अध्ययन क्षेत्र का सीमांकन, व्यक्तिक और संगठनात्मक चयन का बहिष्करण मतलब रिजेक्शन। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। तो आप एलिमिनेट करते चलिए, जो चीज़ नहीं होगी उसको हटा दीजिए, है ना। एकेडमिक एरिया का तो आपको चयन करना ही पड़ेगा, ये तो होगा। अध्ययन क्षेत्र का सीमांकन भी करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, सीमांकन से मतलब है, ऐसे तो एरिया बहुत ब्रॉड हो जाएगा, आप किसी एक पर्टिकुलर जो है प्रॉब्लम को यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्या होता है, हमको लिमिटेशन भी रखनी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये रिजेक्शन वाला इसको हटाया। स्पेसिफिक टॉपिक्स विद इन द एरिया, और यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट और फाइनेंशियल सोर्सेज, ये भी नहीं मतलब है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें होंगी, है ना। शोध समस्या की पहचान में आप क्या होता है, एक एरिया को डिसाइड करते हैं, फिर उस एरिया में भी उस एक सब टॉपिक, मतलब पहले हमने एक टॉपिक लिया, एक अपना कोई क्षेत्र निर्धारित किया, उससे हमने संबंधित समस्या को ढूंढा और फिर उस एक पर्टिकुलर समस्या में हम आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है, सीमांकन करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर क्या होगा कि वो उसमें क्लियरिटी नहीं रहती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी शोध समस्या से संबंधित हो जाती हैं, जिसमें कि सोर्स, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सोर्स का कोई मतलब नहीं होता है। स्पेसिफिक टॉपिक्स विद इन द एरिया, है ना। जब आप कोई एक क्या है, उस समस्या के आधार पर तो परिकल्पना बनाते हैं, तो शोध समस्या का निर्धारण इसी आधार पर किया जाता है कि पहले एरिया का जो है डिफाइन किया जाता है, ठीक है। किस एरिया से आप करना चाहते हैं, क्या स्टडीज़ की लाइन है या आपकी क्या है साइंटिफिक है, मेडिसिन की लाइन है, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर आप रिसर्च करना चाह रहे हो। तो इस तरह से ये जो है आपके ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, है ना। यहाँ पर हो गया। और इसी से संबंधित और भी क्वेश्चन आपके नेट में भी पूछे जा चुके हैं
जहाँ पर कई बार क्या होता है, जो ये शोध समस्या के जो स्टेप्स होते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के, उसको भी यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस में लगाने को आता है क्वेश्चन। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये आपका नेट में ही क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए आगे, यहाँ पे कह रहा है प्रतिभागी शोध की व्याख्या निम्नलिखित में से किस रूप में भी की जा सकती है। पार्टिसिपेटरी रिसर्च इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड, तो किसमें होता है, क्या इंडिविजुअल बेस पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक, इसको काट दीजिए। ग्रुप बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड या गवर्नमेंट, ये तो बिल्कुल कट जाएंगे। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ग्रुप बेस्ड में होगा या कम्युनिटी बेस्ड पे होगा। तो यहाँ पे देखिए समुदाय आधारित होता है ना, जो पार्टिसिपेटरी रिसर्च होता है यहाँ पर समुदाय आधारित शोध होता है। समुदाय आधारित शोध के अंतर्गत शोध प्रश्नों को परिभाषित करने के साथ साथ समुदाय के मध्य निष्कर्षों का विश्लेषण भी किया जाता है। पार्टिसिपेटरी रिसर्च में क्या होता है कि यहाँ जो ऑब्जर्वेशन होगा उसमें जो रिसर्चर होगा उसमें पार्टिसिपेंट्स की तरह यहाँ पर रोल करेगा, ठीक है। तो ये जो है पार्टिसिपेटरी रिसर्च होती है। और नॉन पार्टिसिपेंट्स कौन सी होती है, जिसमें कि वो जो रिसर्चर है वो दूर से रह के ऑब्जर्वेशन करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट होता है और ये किसी समुदाय पे, जाति पे आधारित यहाँ पर जो ग्रुप होते हैं उनकी इंटरेक्टिविटी, मतलब उनकी जो इंटर रिलेशंस, जो मतलब उनके समुदाय के अंदर जो अंतःक्रियाएं होती हैं उनको जानने का यहाँ प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में प्रयोगमूलक शोध निम्नलिखित में किससे संबंध है। एम्पिरिकल रिसर्च इन सोशल साइंसेज एसोसिएटेड विथ, अब देखिए ये किससे संबंधित है, ये भी आपका नेट में पूछा गया था और इसी तरह के क्वेश्चन आपके सेट में भी पूछे गए हैं। तो देखिए पॉजिटिविस्टिक जो फिलॉसफी है आपका, पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविज्म, है ना, दो तरह के यहाँ पर अप्रोच आते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पॉजिटिविस्टिक क्या है, सकारात्मक दर्शन। पॉजिटिविज्म में क्या होता है, यहाँ पर देखिए इसमें अप्रोच टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी दैट रिलाइज स्पेसिफिकली ऑन साइंटिफिक एविडेंस, ठीक है। ये क्या है, वैज्ञानिक सबूतों पर निर्भर करता है, प्रत्यक्षवाद। तो क्या होगा, जो पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो ये जो वैज्ञानिक सबूतों पर निर्भर करता है, प्रत्यक्षवाद जिसकी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिविज्म, कि इसमें ये बात की जाती है कि समाज कैसे संचालित होता है, इसकी वास्तविक प्रकृति को प्रकट किया जा सके। यहाँ पे अनुभव के आधार पर या व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे इस तरह से बात नहीं होती है, वैज्ञानिक सबूत यहाँ पर जो है चीज़ों को प्रकट करते हैं। तो यही होता है प्रत्यक्षवाद, है ना। तो ये जो है आपकी, ये ऐसी स्टडी होती है जिसमें कि मतलब स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पर अप्रोच टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी दैट रिलाइज स्पेसिफिकली ऑन साइंटिफिक एविडेंस, है ना, मतलब स्टैट्स के आधार पे होती है, एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे होती है और सांख्यिकी के आधार पे यहाँ पर होती है। और पॉजिटिविज्म इज ए सोशोलॉजिकल थ्योरी, है ना, किसके द्वारा क्रिएट की गई थी, ये ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा यहाँ पर क्रिएट की गई थी। तो इसके जो मेन फैक्ट्स होंगे, क्या क्या होंगे, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी, एम्पिरिज्म एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन यहाँ पर होगा, डायरेक्ट होगा, कॉज और इफेक्ट की बात होगी, साइंटिफिक मेथड यूज होगा और एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और फिर थ्योरी बिल्डअप की जाएगी। तो ये प्रत्यक्षवाद में ये सारी चीज़ें आपके होते हैं, ठीक है। ये हो जाता है प्रत्यक्षवाद और पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। इसके बारे में भी मैंने वीडियो आपको दे रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए रीजनिंग फ्रॉम ए स्पेसिफिक केस टू ए जनरल कंक्लूजन, देखिए अब स्पेसिफिक से जनरल की बात आती है, ये किस में आ जाती है, सामान्य निष्कर्ष तर्क के मतलब विशिष्ट मामले से सामान्य की बात, है ना, विशिष्ट से सामान्य की बात किस में होती है, ये आपकी होती है इंडक्टिव अप्रोच में, इंडक्टिव लॉजिक में होती है, ठीक है। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव आपको कई जगह पढ़नी रहती है, ये रीजनिंग में भी आपकी है, लॉजिकल रीजनिंग में भी है, रिसर्च में भी आप पढ़ते हो। तो ये यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव को अच्छे से समझ लीजिए। आगमनात्मक तर्क तब होता है जब आप विशिष्ट अवलोकनों या तथ्यों से शुरू करते हैं और उनसे एक सामान्य नियम या निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल। तो यहाँ पर जैसे कि जब न्यूटन ने मतलब ये अपना नियम दिया कि सारी चीज़ें पृथ्वी पर, मतलब पृथ्वी पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, तो उसने बहुत सी सारी चीज़ों को देखा होगा, एप्पल को तो देखा था, है ना, उसी के आधार पर उन्होंने थ्योरी बनाई। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा, कई एग्जाम्पल देखे होंगे कि जो चीज़ें ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, इसका मतलब ग्रेविटी का एक फोर्स है, पृथ्वी का एक फोर्स लगता है। तो जब कई एग्जाम्पल उसने देखे तब उन्होंने यहाँ पर नियम को निकाला कि जो है ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर काम करता है, ठीक है। तो यही हो जाता है आगमनात्मक इंडक्टिव लॉजिक, जो कि विशिष्ट मामले से सामान्य निष्कर्ष तक के तर्क को यहाँ पे संज्ञा दी जाती है। और डिडक्टिव जो निगमनात्मक होता है वो नियम पे आधारित होता है, एक नियम बना दिया जाता है
और फिर उसको वेरीफाई किया जाता है कई उदाहरणों के द्वारा, ठीक है। तो निगमन को नियम से याद रखिए, आगमन मतलब यहाँ पर उदाहरणों से हम क्या है फिर एक नियम की तरफ पहुँचते हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ द रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज इंक्लूडेड। साहित्य की समीक्षा के प्रयोजन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। साहित्य समीक्षा क्या होती है? लिटरेचर रिव्यू किसी विशिष्ट विषय पर विद्वानों के स्रोतों का सर्वेक्षण, ठीक है। जब आप रिसर्च करने जा रहे हो तो रिसर्च किस किस चीज़ों में क्या हो चुकी हैं, जो आपने टॉपिक चूज़ किया ऐसा तो नहीं उसी पे हो चुकी है, हम फिर से उसी पे करें तो बेकार सब कुछ फ्रूटलेस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए साहित्य समीक्षा अध्ययन के किसी दिए गए क्षेत्र में साहित्य का सर्वेक्षण और उस पर चर्चा है, ठीक है। सर्वे और उस पर डिस्कशन करना, है ना। गिवन एरिया ऑफ स्टडी, जो आपने स्टडी करने के लिए एक एरिया में से निकाला है अपना टॉपिक, उसी के बारे में यहाँ देखा जाता है कि इसके बारे में पहले क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं। और यहाँ पर विशेष मतलब किसी विषय के बारे में जो अध्ययन किया गया है, तर्क दिया गया और स्थापित किया गया है कि उसका एक संक्षिप्त अवलोकन होता है, मतलब एक आप पूरा डिटेल उसके बारे में देख लेते हैं। और आमतौर पे क्या है काल क्रमानुक्रम या विषयगत रूप से व्यवस्थित किया जाता है, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर होता है और ये एसेट फॉर्मेट में लिखी जाती है, ठीक है। तो उससे आपको ये पता चलता है कि किस किस सोर्स से यहाँ सहायता ली गई है, अब इसके बारे में क्या चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है, अभी क्या चीज़ें बाकी हैं, कहाँ तक कौन सा रिजल्ट आया है, कितना फ्रूटफुल है, वेरीफाई कर सकते हैं आप चीज़ों को। तो साहित्य की समीक्षा इसीलिए किया जाता है लिटरेचर रिव्यू, है ना। तो ये लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि जो पहले सोर्स मतलब हो चुकी हैं उनका उन सोर्सों के द्वारा ये पता लगता है साहित्य समीक्षा करने पे कि यहाँ पर कौन कौन से चीज़ें यहाँ पर अप्लाई की गई हैं, किन चीज़ों से हेल्प ली गई है और तब इस टॉपिक पर काम किया गया है, ठीक है। और अगर बिना लिटरेचर रिव्यू आप कर लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि हो सकता है इस पर पहले से हो चुकी है या इस पर काम रुका हुआ था, इस टॉपिक पर यहाँ तक पहुँचे, इस स्टेप तक उसके आगे नहीं हो सका, तो ये सारी चीज़ें आपकी पता लगती हैं। या कोई नया क्षेत्र इसमें बनता है, नई फील्ड बनती है, तो ये चीज़ें पता लगती हैं कि आपको नया उसी में से नई प्रॉब्लम मिल जाती है, कहाँ तक हो चुका है, अब इसके बारे में और क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें लिटरेचर रिव्यू से पता लगती हैं। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, नेट में आया था और यहाँ भी आपका आ सकता है, उद्देश्य अनुमान करना अथवा उन व्यक्तियों की पहचान करना है जो किसी खास दिशा में विकसित होने की क्षमता रखते हैं, या तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल की बात कर रहा है, कैपेसिटी एंड पोटेंशियल, और जिनके किसी विशिष्ट प्रशिक्षण से सर्वाधिक लाभान्वित होने की संभावना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप कौन सा परीक्षण करेंगे? तो देखिए विशिष्ट प्रशिक्षण की बात हो रही है ना, लाभान्वित होने की संभावना है, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन सा यहाँ पर टेस्ट यूज़ करेंगे। तो देखिए किसी खास दिशा की जब बात हो रही है, खास दिशा में विकसित होने की क्षमता रखते हैं, ठीक है ना, उसके कैपेसिटी और पोटेंशियल की बात की जा रही है। तो ये जो होती है ना, ये सारी चीज़ें हम एप्टीट्यूड टेस्ट में करते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिक्षमता परीक्षण, योग्यता परीक्षण। अभिक्षमता परीक्षण मतलब ए टेस्ट डिज़ाइन टू डिटरमिन ए पर्सन्स एबिलिटी, मतलब एक ऐसा टेस्ट डिज़ाइन किया जाता है जो कि व्यक्ति की क्षमताओं को और एक पर्टिकुलर मतलब जो उसका क्षमताओं को मतलब उस संबंधित क्षेत्र में उसकी कितनी स्किल है, कितना फील्ड ऑफ नॉलेज है, ये सारी क्षमताओं का पता लगाने के लिए इस टेस्ट को डिज़ाइन किया जाता है, जिसको हम अभिक्षमता परीक्षण कहते हैं। तो योग्यता परीक्षण का लक्ष्य या योग्यता परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, या इसका लक्ष्य क्या होता है, नए कौशल सीखने की क्षमता का अनुमान लगाना है, ठीक है। मतलब उसमें ये नई स्किल हम इसको ट्रेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जिसे कह रहा है ना किसी खास दिशा में विकसित होने की जो क्षमता रखते हैं। तो विशिष्ट प्रशिक्षण से इसको लाभान्वित कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसे कि अभी जो आपका टेस्ट होता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, है ना, एप्टीट्यूड यहाँ पे क्षमता का टेस्ट किया जाता है। अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बने, लेकिन यहाँ पर आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि अगर आप नेट जेआरएफ क्लियर करते हैं या सेट का एग्जाम क्लियर करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने लायक हैं, वो क्षमताएं आप में हैं, उतनी तर्क बुद्धि काम करती है या नहीं है, वो स्किल आप में है कि नहीं है। तो यही हो जाता है अभिक्षमता एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण कितने हैं। तो देखिए जीन पियाजे की थ्योरी आपके एक सिलेबस में है, जीन पियाजे की और ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत पूछा जाता है और सबके बारे में वीडियो मैंने बना रखी है। तो यहाँ पे देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो जीन पियाजे जी ने 4 स्टेजेस बताई थी। कौन कौन सी थी, नाम याद कर लीजिए, थोड़ा आपकी रिकॉल हो जाएंगी चीज़ें। सेंसरी मोटर स्टेज थी, 0 से 2 साल की थी। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है ना, सेंसरी मतलब संवेदी गामक अवस्था, है ना। प्री ऑपरेशनल 2 से 7
साल की थी और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष की होती है और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 से आपकी वयस्क या किशोरावस्था तक है ना। तो ये सारी चीज़ें 11 या 15 साल किसी किसी बुक्स में ऐसे भी दिया रहता है। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं। कई बार आपको मैचिंग के लिए भी पूछा जाता है ना। तो ये हो गई आपके कुछ क्वेश्चन जो कि टीचिंग और रिसर्च से संबंधित है, ठीक है। और ऐसे ही कोशिश करूंगी कि आपको और भी ऐसे ही क्वेश्चन पेपर दिए जाएं ताकि आपको न्यू टर्म्स पता लग जाएं और आपका सेट का एग्ज़ाम और नेट का एग्ज़ाम बढ़िया तरीके से हो जाए, है ना। क्योंकि दिसंबर के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं है और सेट का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो का लगता है हेल्पफुल है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि आगे आप यूजीसी नेट की भी तैयारी करेंगे, वो भी आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।